सिंध में नए माली साल का बजट आज पेश किया जाएगा। वजीर आला मुराद अली शाह ऐवान में बजट पेश करेंगे। सालाना तरक्याती प्रोग्राम में इंफ्रास्ट्रक्चर और निज़ाम और जबकि आबिपाशी, तालीम, सेहत और ट्रांसपोर्ट को नुमायां तरजीह है। कराची मेगा मनसूबों और थरकोल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी अरबों रुपये मुख्तस करने की तजवीज़ है। मजमूई तौर पर 719.88 अरब रुपये का ये तरक्याती प्रोग्राम सिंध की तारीख के लिए तरक्याती पैकेज में शुमार किया जा रहा है। मजीद इस रिपोर्ट में का नया नक्शा, सड़कें, पुल, पानी के मंसूबे, सेहत और तालीम के शोबे। सालाना तरक्याती प्रोग्राम में सूबे की तामीर और तरक्की के लिए बड़े अहदाफ मुकर्रर। वज़ीर आला मुराद अली शाह बजट ऐवान में पेश करेंगे। माली साल 2026-27 के लिए सालाना तरक्याती प्रोग्राम के तहत 719 अरब 88 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़, जिसमें सूबाई तरक्याती मंसूबों, वफाकी ग्रांट्स और गैर मुल्की मावनत से जारी स्कीमें शामिल। बजट दस्तावेजात के मुताबिक सूबाई सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 380 अरब रुपए, जबकि गैर मुल्की मावनत से चलने वाले मंसूबों के लिए 556 अरब 5 करोड़ रुपए रखने की तजवीज। तरक्याती फंड से सबसे बड़ा हिस्सा वर्क्स एंड सर्विस के लिए मुख्तस, जहां 143 अरब 33 करोड़ रुपए मुख्तस करने की सिफारिश की गई। लोकल गवर्नमेंट के लिए 110 अरब 19 करोड़, जबकि आबपाशी के लिए 63 अरब 33 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज है। तरक्याती प्रोग्राम में स्कूल एजुकेशन के लिए 41 अरब 44 करोड़, कॉलेज एजुकेशन के लिए 3 अरब 50 करोड़, यूनिवर्सिटीज और बोर्ड के लिए 4 अरब रुपए, जबकि सिंध टेक्निकल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए 91 करोड़ रुपए रखने की सिफारिश और सेहत के लिए 39 अरब 17 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज है। कराची के बड़े मंसूबे हों या थरकोल का इंफ्रास्ट्रक्चर, सूबाई तरक्याती एजेंडे में अहम मंसूबों को शामिल किया गया। कराची मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए 10 अरब 4 करोड़, ट्रांसपोर्ट और मास ट्रांजिट के लिए 43 अरब 64 करोड़, जबकि थरकोल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 10 अरब 50 करोड़ रुपए रखने की सिफारिश। तवानाई के शोबे के लिए 15 अरब 63 करोड़ रुपए तजवीज। थरकोल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मजमूई तौर पर 10 अरब 50 करोड़ रुपए, जबकि तवानाई सेक्टर के तहत इजाफी 4 अरब 22 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज सिफारिश है। ज़राई शोबे के लिए 4 अरब 97 करोड़ रुपए तजवीज। जंगलात व जंगली हयात के लिए 4 अरब 83 करोड़ रुपए, लाइफ स्टॉक व फिशरीज के लिए 6 अरब 17 करोड़ रुपए, खुराक के लिए 10 करोड़ 10 लाख रुपए, खेलों व नौजवानों की तरक्की के लिए 2 अरब 33 करोड़ रुपए, खवातीन की तरक्की के लिए 16 करोड़ 20 लाख रुपए, जबकि माजूर अफराद के इख्तियारात व फलाह के लिए 3 अरब 50 करोड़ रुपए रखने की सिफारिश। पसमंदा इजला के लिए 25 करोड़ रुपए और कच्चे के इलाके में बेहतरी के लिए 1 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज दी गई है। फाइनेंस के लिए 9 अरब 22 करोड़ रुपए, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के लिए 9 अरब 95 करोड़ रुपए, इंसानी हुकूक के लिए 6 अरब 30 करोड़ रुपए, कल्चर एंड आर्काइव के लिए 2 अरब 77 करोड़ रुपए, इंडस्ट्री व कॉमर्स के लिए 61 करोड़ 10 लाख रुपए, मौलियात के लिए 54 करोड़ 10 लाख रुपए, इतलात के लिए 10 करोड़ 40 लाख रुपए तजवीज किए गए। दूसरी जानिब बजट दस्तावेजात के मुताबिक सरमायाकारी के लिए कोई तरक्याती फंड मुख्तस नहीं किया गया। मुतबादिल तवानाई के खुसूसी मंसूबों के लिए भी कोई रकम तजवीज नहीं की गई। नई तरक्याती स्कीमों के लिए अलहदा फंड मुख्तस नहीं किया गया। नाज़रीन, माली साल 2026-27 का बजट आज सिंध असम्बली में पेश होगा। वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सिंध काबीना का इजलास। सिंध काबीना नए माली साल के बजट की मंजूरी देगी। बजट का तखमीना 3500 अरब रुपए से जायद है। तरक्याती बजट में 298 अरब रुपए की कटौती मुतवक्के। गैर तरक्याती बजट में 418 अरब रुपए का इजाफा। गैर तरक्याती बजट 2560 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। सिंध काबीना के इजलास में तनख्वाहें बढ़ाने पर गौर। बजट में तनख्वाहें 7% तक बढ़ाने की तजवीज़। बजट इजलास 5 रोज तक जारी रहने का इम्कान है। गर्मा गर्म बहस मुतवक्के है। मजीद जानते हैं आजिज जमाली से। जी आजिज, आगाह कीजिएगा। और यहाँ पर बजट इजलास की तैयारियाँ हैं। दोपहर 3 बजे वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह नए माली साल 2026 और 27 का बजट जो है वो सिंध असम्बली में पेश करेंगे। इस वक्त जो है सिंध काबीना का इजलास जारी है वज़ीर आला हाउस में, जिसमें नए माली साल के बजट पर गौर हो रहा है। और इसमें गौर जिस बात पर हो रहा है वो सबसे अहम बात जो है सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहें और पेंशन बढ़ाने की है। रात तक हमारी मालूमात के मुताबिक सिंध हुकूमत ने भी वफाक और पंजाब की तर्ज पे तनख्वाहों में 7% इजाफे का फ़ैसला किया था, लेकिन पीपल्स पार्टी के ज़राए बता रहे हैं कि काबीना इजलास में सरप्राइज़ हो सकता है कि 7 से इजाफा हो तनख्वाहों में। ये मजमूई तौर पे जो बजट है सूबाई वो 3500 अरब रुपए से ज़ायद का है, जिसमें तकरीबन 2560 अरब रुपए का गैर तरक्याती बजट है, जबकि तरक्याती बजट में कटौती की गई है। नए माली साल के कितनी कटौती की गई है तरक्याती बजट में?
जी देखिए, वैसे तो अगर हम हिसाब लगाएं कि 3,500 अरब से ज़ायद का बजट है और 2,500 अरब जो है तकरीबन गैर तरक्याती अखराज, तो बाकी तो टोटल 1,000 अरब रुपया बचता है। जो गुज़िश्ता यानी रवा माली साल का जो तरक्याती बजट है, कुल तरक्याती बजट है, वो कोई 250 अरब रुपए पर मुश्तमिल है। इस वक्त ये ज़राए बता रहे हैं कि इसी में 50 अरब रुपए से ज़ायद की कटौती है। ये सिर्फ में एनुअल डेवलपमेंट तरक्याती मद में ये समझा जाए कि एक तो सालाना तरक्याती प्रोग्राम का बजट होता है जिसको एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम कहा जाता है, दूसरा गैर मुल्की फंडिंग, और तीसरा वफाकी PSDP से रकूम जो है वो सूबों को मुंतकिल होती हैं तरक्याती। तो इन तमाम मदों का मिलाकर जो तरक्याती बजट है सूबा सिंध का, उसके हवाले से ये बताया जा रहा है चूँकि वफाक को सूबों की तरफ से इस बार रकम देनी है, तो इस वजह से जो तरक्याती बजट है उसमें मजमू तौर पे 250 अरब रुपए से ज़ायद का तमाम तरक्याती जो है एनुअल डेवलपमेंट का मैं आपको बता चुका हूँ कि 50 अरब रुपए, मजमू तौर पे 250 अरब रुपए जो है वो तरक्याती बजट पे कट लगाने का। लेकिन इसमें एक अहम बात यह है कि बाज़ औक़ात होता ये है कि बजट की जो मोटी मोटी फ़िगर्स होती हैं उसमें सिंध काबीना के इजलास में तब्दीली की जाती है और जो पहले फ़ैसले किए जाते हैं वज़ीर आला सिंध की तकरीर ज़रा उससे मुख्तलिफ होती है। तो आज भी ये शायद कहीं नज़र आ रहा है कि शायद तनख्वाहों के हवाले से भी सिंध काबीना के इजलास में कोई फ़ैसला किया जाए और बजट का जो मजमूई तखमीना है या जो डेवलपमेंट का बजट है उसमें शायद कुछ इजाफा किया जाए। जिस तो आवाम की जो नज़रें हैं वो तनख्वाहों पर हैं, क्योंकि जो आम आदमी है वो यही देखता है कि बजट में तनख्वाह, उसको बाकी किसी चीज़ से इतना लिंक नहीं होता। उसको ये होता है कि मेरी तनख्वाह कितनी जो है बढ़ेगी, मैं कितने इस तनख्वाह के अंदर अपना बजट, अपना गुजारा कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो आम आवाम के लिए, सिंध के आवाम के लिए क्या बजट में रिलीफ मिलने जा रहा है आम आदमी को? जी देखिए, आम आदमी और सरकारी मुलाजमीन इनमें भी फ़र्क है। ख़ास तौर पे जो सरकारी मुलाजमीन होते हैं उनकी एक बड़ी उम्मीद होती है कि हर साल उनकी तनख्वाह में जो है इजाफ़ा होगा, तो उनके जो अखराजात हैं घर के वो मेंटेन होंगे। गुज़श्ता बरस भी 10% का इजाफ़ा किया गया था तनख्वाह में, तो इस साल भी उनकी उम्मीद तो यही है सरकारी मुलाजमीन की कि उनकी तनख्वाह में 10% का इजाफ़ा किया जाएगा। चूँकि माली क्राइसिस की वजह से वफाकी बजट में भी सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह 7% की गई है और कल हमारे सामने सूबा पंजाब का बजट आया है, उसमें भी सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह जो है 7% कर दी गई है इजाफ़ा। तो सिंध हुकूमत भी यही सोच रही है कि जिस तरह मुल्क की सूरत हाल है उस तरह की सूरत हाल सूबा सिंध की है, लिहाजा 7% तनख्वाह बढ़ाई जाए। लेकिन इसमें एक उम्मीद अभी तक वो कहा जाता है ना, आखिरी उम्मीद, वो आखिरी उम्मीद सिंध काबीना से है कि अगर वो एंड टाइम पे सरप्राइज दे, फैसला करे कि उसमें इजाफ़ा कीजिए। और दूसरा, आम आदमी का जो मसला होता है वो महंगाई होता है, वफाकी बजट से वाबस्ता होता है। चूँकि महंगाई में तो इजाफ़ा हुआ है, बहुत सारी अशिया की कीमतों में इजाफ़ा हो चुका है, लाजमी है जिसका असर आम आदमी पर पड़ना होता है। उसके अलावा आम आदमी को ये देखना होता है कि जो डेवलपमेंट क्या होती है, तरक्की क्या होती है, तरक्याती स्कीमें क्या होती हैं। तो नए माली साल के सिंध बजट में ये भी बुरी खबर है कि नए माली साल में कोई भी तरक्याती स्कीम नहीं रखी जा रही, सिर्फ पैसे जो हैं वो आन गोइंग स्कीमों के लिए जारी होंगी। यानी हालांकि रवां जो माली साल है उसमें 250 अरब रुपए रखे गए थे नई स्कीमों के लिए, और इस बार जो है 1 रुपया भी नहीं रखा जा रहा है और कहा जा रहा है कि सिर्फ पुरानी स्कीमों को मुकम्मल किया जाएगा। ज़रा इसके मज़ीद तफसीलात तो हमें बजट तकरीर में आएंगी हमारे सामने। जो K4 मंसूबे के लिए भी 10 अरब रुपए जो है इसकी ऐलान किया गया था कि K4 के लिए 10 अरब रुपए मख्तस किए गए हैं। आप क्या समझते हैं कि एक बहुत बड़ा मंसूबा है, उसके लिए 10 अरब काफ़ी होंगे? जितनी भी आन गोइंग स्कीम्स हैं कराची की, उन सब के लिए पैसे रखे गए हैं और ये 10 अरब रुपए सिर्फ सिंध हुकूमत का जो हिस्सा है ऑगमेंटन का, उसके हवाले से रखे गए हैं ताकि वफाकी, चूँकि वफाकी हुकूमत ने भी जो है 10 अरब रुपए मुख्तस किए हैं जो नाकाफ़ी हैं।
सिंध को ये उम्मीद थी कि वफाकी हुकूमत की जानिब से K4 मनसूबे पर बड़ी रकम रखी जाएगी, तो उसी हिसाब से सिंध, क्योंकि ये सूबाई और वफाकी हुकूमत का मुश्तरका मनसूबा है, लेकिन वफाकी हुकूमत ने जब 10 अरब रखे तो सिंध हुकूमत की भी यही तजवीज़ है कि नए माली साल में 10 अरब रुपए K4 मनसूबे के लिए रखे जाएँ। लेकिन उसके अलावा कराची में जितनी भी शायराओं की स्कीमें हैं, कराची में यूथ डेवलपमेंट सेंटर्स की स्कीमें हैं, सिंध के दीगर इलाकों में बेनज़ीर हारी कार्ड स्कीम है, कराची में जो डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, जो फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, जो अंडर पासिस बन रहे हैं, जो रोड बन रहे हैं, उन सब के लिए नए माली साल के बजट में सालाना हिस्सा जो होता है वो रखा गया है। आज ये बताइएगा, जिस तरह आपने जिक्र किया कि बेनज़ीर हारी कार्ड के लिए भी पैसे रखे गए हैं, तो कितने किसानों को इसमें सब्सिडी मिलेगी? सिंध हुकूमत ने रवां माली साल में 2 लाख किसानों को सब्सिडी फराहम की थी बीज और खाद के मद में, लेकिन नए माली साल में इसकी तादाद बढ़ाकर 3 लाख की गई है और सिंध हुकूमत समझ रही है कि नए माली साल में 3 लाख किसानों को बेनज़ीर हारी कार्ड के तहत सब्सिडी दी जाएगी। ये सब्सिडी 3 लाख किसानों को सब्सिडी मिलने जा रही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सिंध में रजिस्टर्ड किसानों की तादाद इससे कहीं ज़्यादा है। वो किसान क्या करेंगे और फीकस कितनी सब्सिडी मिलेगी, क्या एक्सपेक्टेशंस है? नहीं, इसमें इन्होंने इस तरह रखा है कि 12 एकड़ एराजी तक ज़मीन रखने वाले जो काश्तकार हैं उनको ये सब्सिडी दी जा रही है। 12 एकड़ से ज़ायद, वैसे तो यहाँ सिंध में ऐसे ज़मींदार भी हैं जिनके पास हज़ारों एकड़ ज़मीन होती है, लेकिन ये छोटे काश्तकारों के लिए ये बेनज़ीर हारी कार्ड होता है जिनकी कम से कम ज़मीन जो है वो 12 एकड़ से ज़्यादा ना हो। तो सिंध हुकूमत का तखमीना है कि ये 12 एकड़ तक कोई 5 लाख ऐसे किसान हैं जो जिनको ये सब्सिडी मिलनी चाहिए, लेकिन रजिस्टर्ड किसानों की तादाद इनके पास 2 लाख से ज़ायद है। तो इन 2 लाख को गुज़श्ता बरस या रवां माली साल में सब्सिडी दी गई है, तो नए बजट के मुताबिक मज़ीद 1 लाख किसानों को इसमें रजिस्टर्ड किया जाएगा, तो ये तादाद 3 लाख बनेगी। इस तरह 3 लाख किसानों को जो है बेनज़ीर हारी कार्ड के अकाउंट से इनको कैश की सूरत में ये पैसे दिए जाते हैं, जिसमें जो बीज है उसके मद में, खाद है उसके मद में, उसकी बोरियों के तादाद के हिसाब से उनको कैश की सूरत में ये बेनज़ीर हारी कार्ड में पैसे मिलते हैं। जी हाँ, जस्ट बताइएगा, सेहत के जो मसाइल हैं हम देखते हैं बहुत ज़्यादा हैं, आवाम मसाइल से दो चार हैं, तो सेहत को इस बार कितना बजट दिया जा रहा है? बिल्कुल आपने बजा फरमाया। सिंध बजट में 3 बड़े महकमे हैं जिनके लिए सबसे ज़्यादा रकूम मुख्तस की जा रही हैं। नंबर 1 पे महकमा तालीम है, तालीम के लिए बजट मुख्तस किया जा रहा है सबसे ज़्यादा। दूसरे नंबर पर सेहत का महकमा है जिसके लिए सबसे ज़्यादा रकम मुख्तस की जा रही है। तीसरे नंबर पर दाखिला है जिसके लिए रकम मुख्तस की जा रही है। उसके बाद फिर ज़राअत है, उसके बाद एनर्जी है, उसके बाद सकाफ़त है, उसके बाद वुमेन डेवलपमेंट है, और उसके बाद सिंध हुकूमत के दीगर महकमे हैं, बल्दियात है, ख़ास तौर पे दीगर महकमे। बल्दियात का चौथे नंबर पे होता है जो रकम रखी जाती है। तो इन सारे महकमों के हमारे ज़राए बता रहे हैं 10% से ज़ायद ही इन सब जो भी सिंध गवर्नमेंट के 20-25 महकमे हैं उन तमाम महकमों के बजट में 10 से 20% तक इजाफ़ा किया जा रहा है। कहीं 10%, कहीं 15, कहीं 12, तो कहीं 20%। इन तमाम सरकारी महकमों का बजट बढ़ाया जा रहा है। ठीक है आजिज़, आपका शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि एफबीआर ने खिलौनों और टॉय पार्ट्स के कमस्टर में तरमीम कर दी है, जबकि खिलौनों की दरामदगी वैल्यू से मुतालिक नया नोटिफिकेशन भी जारी। चीनी प्लास्टिक खिलौनों की कस्टम्स वैल्यू 2.24 से 3.24 डॉलर फ़ी किलो मुकर्रर। खिलौना बंदूकों की कस्टम वैल्यू 2.91 डॉलर फ़ी किलो कर दी गई है। बैटरी से चलने वाली खिलौना गाड़ियों की वैल्यू 2.97 डॉलर फ़ी किलो मुकर्रर।
टॉय पार्ट्स और लवाजमात की कस्टम्स वैल्यू $1.76 फी किलो मुकर्रर। डाई कास्ट और मेटल टॉयज़ के लिए नई कस्टम्स वैल्यू नाफिज। FPR हुकाम के मुताबिक मार्केट वेरिफिकेशन और स्टेक होल्डर्स की मुशावरत के बाद तब्दीलियाँ भी की जाएंगी। बिल्कुल, FPR ने खिलौनों और टॉय पार्ट्स की कस्टम्स वैल्यू में तरमीम कर दी है। खिलौनों की दरामदी वैल्यू से मुतालिक नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तवील अरसे से मुंतज़िर मुलाजमीन के लिए खुशखबरी। महकमे स्कूल्स का छोटे ग्रेड के मुलाजमीन को तरक्की देने का फैसला। ग्रेड 1 ता 4 मुलाजमीन को जूनियर क्लर्क में तरक्की दी जाएगी। जूनियर क्लर्क को सीनियर क्लर्क में तरक्की देने की तजवीज़। तरक्कियों के लिए महकमाना प्रमोशन कमेटी कायम कर दी गई है। अशरफ हुसैन अंसारी प्रमोशन कमेटी के रुकन नामजद कर दिए गए हैं। मज़ीद जानते हैं आज़ाद नहरियों से। जी आज़ाद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सिंध हुकूमत ने महकमा स्कूल तालीम के छोटे ग्रेड के 1 से 4 को 11 ग्रेड में जूनियर क्लर्क्स और 11 ग्रेड के जूनियर क्लर्क्स को 14 ग्रेड में सीनियर क्लर्क्स के ओहदों पर तरक्कियां देने का फैसला कर लिया गया है। इस हवाले से महकमा स्कूल तालीम ने महकमा जाती प्रमोशन कमेटी में डिप्टी सेक्रेटरी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन स्कूल तालीम अशरफ हुसैन अंसारी को मेंबर के तौर पर नामजद कर दिया है, जिसका महकमा स्कूल तालीम के सेक्शन अफसर जनरल इकबाल जुनेजो के दस्तखत से बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक महकमा स्कूल तालीम की महकमा जाती प्रमोशन कमेटी 3 रुकनी होगी, जिसका सरबराह डिविजनल डायरेक्टर स्कूल तालीम होगा, जिसमें मुकामी जिले का डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर को भी मेंबर के तौर पर शामिल किया गया और महकमा स्कूल तालीम का डिप्टी सेक्रेटरी जनरल भी उस कमेटी का मेंबर होगा। इब्तदाई तौर पर सखर डिवीजन से तरक्की देने का आगाज किया जाएगा। इस हवाले से सखर डिवीजन के जिला घोटकी का अहम इजलास जो 26 जून को सखर में तलब कर लिया गया। वो इजलास डिवीजनल डायरेक्टर सखर की सरबराही में होगा, जिसमें डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर घोटकी जो है वो इजलास में शिरकत करेंगे और कराची से महकमा स्कूल तालीम के डिप्टी सेक्रेटरी हैं अशरफ हुसैन अंसारी शिरकत करेंगे, जिसमें 1 से 4 ग्रेड के मुलाजमिन और 11 ग्रेड के मुलाजमिन को अगले जूनियर क्लर्क्स और सीनियर क्लर्क के ओहदों पर तरक्की देने पर गौर किया जाएगा और कमेटी सिनाटी के लिहाज से इन मुलाजमिन को अगले ग्रेड में तरक्की देने की मंजूरी देगी। जिसके बाद दीगर अजला हैं, जिसमें कराची डिवीजन, सखर, हैदराबाद, मिर्पुका, लाड़काना और शहीद बेनज़ीराबाद, इन तमाम जिला के छोटे ग्रेड के मुलाजमिन को अगले 11 और 14 ग्रेड में तरक्की देने का आगाज कर दिया जाएगा। जी आज़ाद नहरियो, बहुत शुक्रिया। थाना नेपियर के कत्ल केस में अहम पेशरफ्त सामने आई है। मकतूल के वर्सा की जानब से सुलहनामा जमा होने पर सेशन अदालत जनूबी ने खातून समेत 4 मुल्ज़मान को बरी कर दिया है। इस हवाले से तफसीलात बताएंगे जवाद आसिफ। जी जवाद। जी, थाना नेपियर की हुदूद में शहरी के कत्ल का मुकदमा है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जनूबी की अदालत में केस की समाअत हुई, जहां 4 मुल्ज़िमान ज़मानत पर अदालत में पेश हुए। इन मुल्ज़िमान में हारी, संदीप, रुहेल और ख़ातून मुल्ज़िमा भी शामिल हैं। जो मकतूल के वर्सा हैं वो भी अदालत में पेश हुए और मुकदमे का ड्रॉप सीन हो गया। जो सुलहनामे की दरख्वास्त जमा करवा दी गई और सुलहनामा मंजूर कर लिया गया, जिसके बाद अदालत ने 4 मुल्ज़िमान को इस मुकदमे से बाइज़्ज़त बरी कर दिया है। मुल्ज़िमान के ख़िलाफ़ ये मुकदमा गुज़श्ता साल थाना नेपियर में दर्ज किया गया था। मुकदमे में कत्ल और जो है वो कत्ल बिल सबब की दफ़ात शामिल की गई थी। जी, शाहलतीफ़ टाउन में डकैती के दौरान फायरिंग से नौजवान जहां बाग हो गया। पुलिस के मुताबिक मकतूल रिजवान अपने भाई और कज़न के हमरा काम पर जा रहा था कि डाकुओं ने असलहे के जोर पर मोबाइल छीनने की कोशिश की। मज़ामत करने पर मुल्ज़मान ने फायरिंग कर दी, जिससे रिजवान जान की बाजी हार गया। मज़ीद तफसीलात बताएंगे सलमान सलीम। जी सलमान, आगाह कीजिएगा। देखिए, बिल्कुल शाहलतीफ़ थाने की हुदूद में एक अफसोसनाक वाक़या रुनुमा हुआ। एक नौजवान जिसकी शनाख्त रिजवान के नाम से हुई, उम्र 19 से 20 साल बताई जाती है, डाकुओं की फायरिंग से जहाँ बाग हुआ। ताहम उसकी लाश जो है अस्पताल में मौजूद है। पुलिस मौके के ऊपर पहुंची, तमाम शवाहिद इकट्ठे किए। यानी शाहिदीन के मुताबिक रिजवान जो है वो अपने छोटे भाई और बहनोई के साथ नौकरी पर जा रहा था। ताहम इतने में डाकू आए और डाकुओं की जानिब से लूट मार की कोशिश की गई। मकतूल रिजवान ने पत्थर उठाकर डाकुओं को मारा तो डाकुओं की जानिब से फायरिंग की गई, जिसके नतीजे में रिजवान जो है वो जहाँ बाग हुआ है। रिजवान जो है वो शाहलतीफ़ टाउन की हुदूद का ही रिहायशी बताया जाता है, जिसका आबाई ताल्लुक जो है वो पंजाब से है।
साथ ही साथ रवां साल अगर हम बात करें तो अब तक 39 अफराद जो है वो इस डकैती मुज़ाहमत के वाक़यात के अंदर जाबाक हो चुके हैं। पुलिस की जानिब से तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है। मुख्तलिफ CCTV कैमरे की फुटेजेस हासिल करने की कोशिश की जा रही है। ताहम वाक़े का मुकदमा शाह लतीफ़ टाउन थाने में दर्ज किया जाएगा। मकतूल की जो तदफीन है वो उसके आबाई इलाके पंजाब में जो है वो की जाएगी। जी। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तहानात और नताइज के खिलाफ दरख्वास्त सिंध हाई कोर्ट में केस की समाअत। अदालत ने इम्तिहानी निज़ाम और नताइज के शफाफियत पर सवाल उठा दिए। सिंध हाई कोर्ट का पब्लिक सर्विस कमीशन की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि कमीशन की कारकर्दगी से सूबे की बदनामी हो रही है। इम्तिहानात की शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए मज़ीद समाअत 22 जून तक मुलतवी कर दी। मज़ीद जानते हैं शौकत कुराई से। जी शौकत, आगाह कीजिएगा। जी, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के ख़िलाफ़ जो नौजवानों की दरख्वास्तें थी, आज उस पर समाअत हुई है। अदालत ने एक बार फिर सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन पर बरहमी का इजहार किया है और कहा है कि जो पब्लिक सर्विस कमीशन इस वक्त कर रही है उससे ना सिर्फ इस इदारे की बेतौकीरी हो रही है और उसके साथ साथ सूबे की बदनामी भी हो रही है। वो चाहते हैं कि ऐसा सिस्टम, ऐसा तरीक़ेकार बनाया जाए जिससे इदारा परफॉर्म करे और नौजवान जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनसे उन्हें डिलीवर किया जाए। मेरे साथ पब्लिक सर्विस कमीशन के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्तें लेकर आए हैं वो मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि उनको क्या शिकायत क्या है, किस तरह वो साबित कर सकेंगे कि उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है। मुझे ये बताएं, आप कैसे साबित करेंगे कि आपके ख़िलाफ़ नाइंसाफ़ी हुई? बड़ा आसान है जी। सबसे पहले तो मैं आपको पॉइंट वाइज बताऊंगा। जिस दिन रिज़ल्ट आया तो हमारे पाँव से ज़मीन निकल गई कि भाई 11,000 लड़कों में से सिर्फ 70 कैसे पास हो गए। फिर ज़मीन के बाद चरपाई हमारे पाँव से तब निकली जब हमने देखा कि जो पास हुए हैं उनका ताल्लुक़ 62 लोगों से। फिर पूरी ज़मीन का मतलब सब कुछ हमारे पाँव से निकल गया जब हमें ये पता चला कि जो CSS में टॉप कर रहे थे वो फेल हो गए। ठीक है, लेकिन दूसरे दिन जब उनकी रिज़ल्ट आई थी DMCs, डिटेल्ड मार्कशीट्स, उस दिन हमने नोटिस किया कि जो सब्जेक्ट्स एक बंदे के था ही नहीं। मिसाल के तौर पर क्रिमिनोलॉजी का एक पेपर होता है, एनवायरनमेंट साइंस का एक पेपर होता है, जेंडर स्टडीज़ का एक पेपर होता है, तो उसमें क्या था, रिजल्ट्स में 2-2 पेपर शामिल हो गए। ये चीज़ साबित कर रही थी कि रिज़ल्ट में मैनिपुलेशन हुई है। ठीक है, उसके बाद मुझे थोड़ा सा बताएंगे 2-2 पेपर कैसे शामिल हो गए? जैसे मिसाल के तौर पर एक पेपर होता है ना 100 मार्क्स का, ठीक है, जब रिज़ल्ट आया तो उसमें दो पेपर्स मेंशन हो गए। तो ये चीज़ मेंशन कर शो करती है कि जी बड़ी लेवल पे मैनिपुलेशन हुई है। मैंने आपको पहले भी पॉइंट्स बता दिए कि CSS टॉपर्स फेल हुए थे, 11,000 में से सिर्फ 70 पास हुए थे, जबकि 2100 लोगों में से CC 2023 में 2100 लोगों में से 596 लोग पास हुए थे 2100 में से, लेकिन 11,000 में से सिर्फ 70 पास होना ये सवाल निशान था। सिर्फ ये महज इल्ज़ामात हैं पब्लिक सर्विस कमीशन के ख़िलाफ़। आइंदा समाअत 22 जून को होगी और 22 जून को तमाम वकला जो है अपने दलाइल देंगे। जी। रनछोड़ लाइन में तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग ने मकीनों की जिंदगी अजीरन बना दी है। शदीद गर्मी में बिजली की बंदिश से घरेलू मामूलात और कारोबारी सरगर्मियां बुरी तरह मुतासर हो रही हैं, जबकि दुकानदारों का कहना है कि ग्राहकों की आमद कम होने से रोजगार भी मुतासर हो रहा है। मजीद जानते हैं दुआ शकील पराचा से। जी बिल्कुल, जैसे कि हमें पता है कि कराची के जो शहरी हैं वो इस वक्त जो है बिजली की लोड शेडिंग से काफ़ी ज़्यादा परेशान जो है वो दिखाई दे रहे हैं। कराची के बेशतर इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग जो है वो देखी जा रही है और मैं इस वक्त रनछोड़ लाइन के इलाके में मौजूद हूँ, जहाँ पर मेरे साथ इस वक्त यहाँ पे जो है दुकानदार भी मौजूद हैं। इनसे जान लेते हैं कि क्या मसाइल का सामना करना पड़ा। 24 घंटे में 4 दफ़ा लाइट जाती है, 2.5 घंटे 2 दफ़ा और 3-3 घंटे 2 दफ़ा। और उस टाइम पे लाइट जाती है जिस टाइम पे पानी आने का टाइम है। इतने परेशान हैं, बच्चे इतने परेशान हैं जिसकी कोई हद नहीं है। और 2.5 घंटे की लोड शेडिंग में अभी हमने बीच में एहतजाज भी करा, एहतजाज से भी कोई रिजल्ट नहीं मिला। 5 दफ़ा करने लग गए थे वो, तो हमने एहतजाज करा तो अब 4 दफ़ा पे आ गए। दिन में 4 दफ़ा जा रही है, सुबह 6 बजे जाती है, 8:30 बजे आती है, फिर उसके बाद 12 बजे जाती है, 3 बजे आती है, फिर 5:30 बजे जाती है, 8 बजे आती है, रात को 10 बजे जाती है, 1:30 बजे, 2 बजे खोलते हैं। बताएगा बिजली ना होने की वजह से कारोबार कितने अफेक्ट हो रहे हैं? भाई है ही नहीं कारोबार। हम लोग यकीन करें बैटरियाँ खरीद के थक गए, सोलर पे UPS पे अपना काम चला रहे हैं। ये फ़ैन चल रहा है 12 वोल्ट, सिर्फ बैटरी पे काम हो रहा है। हम बैटरी से कारोबार कर रहे हैं कि यार फ़ैन तो चले 47 सेंटीग्रेड 45 सेंटीग्रेड की गर्मी में आदमी क्या काम करेगा। तो इशू यही है भाई, बिजली के लिए बराए मेहरबानी। हालांकि बिल देखें आप, 33 यूनिट का 4100 का बिल है मेरी शॉप का और चल गया रहा एक पंखा। बोला जी कमर्शियल है भाई, हम तो बिल भर रहे हैं, हमें किस चीज़ की सज़ा है। बोला भाई गेहूँ के साथ खून पिसता है कि AC से हमें यह जवाब मिल जाता है।
हालांकि क्लियर है अल्हम्दुलिल्लाह, बिलों में भी क्लियर है हम लोग, लेकिन क्या करें। जी बिल्कुल, इसके साथ जो थे एक दुकानदार भी मौजूद थे। इनका यही कहना था कि बिजली की लोड शेडिंग काफ़ी ज़्यादा होती है, बस चंद ही घंटे बिजली आती है दिन के अंदर, जिसकी वजह से इनके कारोबार काफ़ी ज़्यादा जो है वो असरअंदाज हो रहे हैं और इतने ज़्यादा आते हैं, बिजली ना होने की वजह से बिल भी इतने ज़्यादा आते हैं जो इनके लिए भरना भी जो है वो मुश्किल हो चुका है। जी। कराची में खस्ता हाल सड़कें शहरियों का मुकद्दर बन गई। लाइन्स एरिया AB सनियार लाइन की सड़क टूट फूट का शिकार। इलाका मकीनों के साथ दुकानदार भी अजियत भरी जिंदगी गुजारने पर मजबूर। कहते हैं कि दुकानों के सामने मलबा डालने से ट्रैफिक रवानी मुतासर हो रही है, जबकि कारोबार भी शदीद मुतासर हो रहा है। मुतलका इदारे मसला फौरी हल करवाएं। मजीद जानते हैं हमारी नुमाइंदा राबिल सदीद से। जी राबिल, बताइए। जी बिल्कुल, देखिए मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाइन्स एरिया AB सीनियर लाइन्स में और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो सड़कें हैं वो थोड़ा सा टूट फूट का शिकार भी नज़र आती है। और इस वक्त भी मैं जो है लाइन्स एरिया में मौजूद हूँ, जहाँ पे मैं कैमरामैन आपको कयूम दिखाते चले तो यहाँ पर भी जो है वो रिहायशी आबादी भी है, साथ ही साथ दुकान है और काफ़ी दुकानें के सामने बिल्कुल जो सड़क है मेन सड़क, वहाँ पर जो है वो कचरे का तो अंबार तो लगा हुआ है, साथ साथ रोड भी टूट फूट का शिकार है, जबकि सड़क के ऊपर जो है वो कचरा का जो है वो अंबार भी जमा हुआ है। इस वक्त रिहायशी आबादी तो ज़ाहिर से मुतासर होती ही होगी, लेकिन दुकानदार भी जो है वो इससे खासा मुतासर नज़र आते हैं। तो एक दुकानदार हमसे यहाँ पर मौजूद है, इनसे थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि इनको जो है वो यहाँ पर कितनी मसाइल होते हैं। हमको ये बताएगा कि आप ज़ाहिर दुकानदार हैं और आपके सामने ये सड़क, रिहायशी को तो मुश्किलात होती होंगी, आपको कितनी मुश्किलात? यहाँ इतनी मुश्किलात है, काम धंधा काम करना आगाम हो रहा है, हर आदमी अपनी मदद के तहत आगे दुकान के आगे मलबा डला है, ये कोई हल नहीं है। आगे है ना गटरों का सीवरेज का पानी है ना दुकानों में नहीं आ सके, जिसकी वजह काम धंधे की परेशानी, लोग चलने फिरने की परेशानी, गाड़ियों की परेशानी के अलावा कुछ है ही नहीं। पूरे लाइन्स में काम हो रहा है, AB सीनियर लाइन का काम ही नहीं हो रहा। ठीक है, अच्छा अंकल ये बताइएगा ये रोड जो है कब से इस तरह टूट फूट का शिकार? ये इसको तकरीबन 3 से 4 महीने हो गए, ये मेरा खंडर बन चुका है। ठीक है जी बिल्कुल, जैसे कि आपने देखा यहाँ पर हमारे साथ दुकानदार मौजूद थे और उनका यही कहना है कि दुकानदारों ने जो है वो अपनी मदद आपके तहत यहाँ पर आगे मलबा डाला है ताकि जो है वो दुकानों के अंदर जो गटर का पानी या जब बारिश वगैरह होती है तो वो पानी जो है वो दाखिल ना हो। उनका ये कहना है कि कई बार जो है वो शिकायत दर्ज करवाई है लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो सकी। उनका ये कहना है कि हर जगह पर हर इलाके में, पिछली साइड जो हमने विजिट करी वहाँ पर भी काम तो हो शुरू हो गया, लेकिन अभी तक जिस सड़क का काम जो है वो अभी तक ताहल मुश्किलात का शिकार है और ना ही यहाँ पर अभी तक कोई काम हुआ है, ना ही कोई इंतजामिया की जानिब से यहाँ पर काम के लिए आया है। जी।